दिन भर के रिवीजन के बाद न्यूज की पाठशाला में पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा पीएम की कुर्सी पर 4399 दिन लगातार, मोदी का वो रिकॉर्ड जिससे कांग्रेस को मिर्ची लगी। गले में पत्थर की बात कहां से आ गई, मेज थपथपाई, खड़े होकर ताली बजाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कैसे हुआ मोदी का ऐतिहासिक अभिनंदन। दुनिया भर के नेता मोदी को भर भर के बधाई दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ में मोदी की लोकप्रियता देखकर मोदी विरोधी गैंग छाती क्यों पीटने लगी। नेहरू के 16 साल पर मोदी के 12 साल भारी। नेहरू की कौन कौन सी ऐतिहासिक गलती को मोदी ने सुधारा है, पाठशाला में स्पेशल चैप्टर होगा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो गजब का रिकॉर्ड बना दिया बॉस, जो आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी राजनेता ने नहीं बनाया था। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए आज कुल 4399 दिन हो गए, यानी कि 12 साल 19 दिन का कार्यकाल मोदी ने बतौर पीएम पूरा कर लिया। इसमें खास बात यह है कि मोदी ऐसा करने वाले देश के इकलौते नेता बन गए, क्योंकि वो लगातार इतने दिनों से देश में चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बने। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज 10 जून 2026 तक कुल 4399 दिनों से लगातार वो इस पद पर बने हुए, बिना किसी ब्रेक, बिना रुके, बिना टूटे। जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 मई 1952 को चुनी हुई सरकार के पीएम बने और 27 मई 1964 तक इस पद पर बने रहे। इस दौरान नेहरू ने कुल 4398 दिन पीएम की कुर्सी पर बिताए। इस लिहाज से पीएम मोदी ने आज नेहरू का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खास इतिहास रचा है और कोई सोच भी नहीं सकता था कि गांधी परिवार और नेहरू के अलावा कोई यह काम कर जाएगा इस देश में। लेकिन बॉस, वक्त है बदल गया और देखिए कैसे एक छोटा सा आम परिवार का निकला हुआ बच्चा देखते ही देखते एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है और सारे रिकॉर्ड एक एक कर अपने नाम करता जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इतिहास रचने वाले इस देश के उन नेताओं में शामिल हो गए जो अब उनके आगे कोई नजर नहीं आए, क्योंकि इसके आगे अभी तक कोई है नहीं और कभी ऐसा हो जाए तो पता नहीं। कांग्रेस को कैसे इस पर आग लगी हुई है और कांग्रेस अपनी भड़ास कैसे निकाल रही है, यह भी आज आपको बताने वाला। अब बीजेपी जब भी इस मामले में आज बोल रही थी तो कांग्रेस की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आ गए ना बॉस, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाए। आज बीजेपी जब मोदी के इस महा रिकॉर्ड का जश्न मना रही थी तब कांग्रेस और पूरी इंडिया अलायंस शादी में फूफा की तरह मुंह फुलाए बैठे थे। ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो गड़बड़ है। अरे भाई हुआ ना, चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4399 दिन हो गए भाई, तो नेहरू जी से आगे निकल गए। इसमें मुंह फैलाने की क्या बात, फूफा बनने की क्या बात। किसी विपक्षी नेता के मुंह से पीएम मोदी के लिए आज बधाई तक नहीं, एक शब्द किसी ने नहीं कुछ कहा। यह हाल है वो। और नाराजगी इस बात की कि मोदी ने कांग्रेस के सबसे महान नेता जवाहरलाल नेहरू का एक माइलस्टोन रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गए। बुरा बनने वाली बात है, अच्छा लगना चाहिए ना भाई कि कोई दूसरा नेता भी हमारे देश में ऐसा हुआ जो इतने दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर बैठ सकता है और उसको जनता ने चुना है। लेकिन नहीं, मोदी भले ही जन्मदिन पर विपक्षी पार्टी के नेताओं को बधाई देते हो, कोई मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी या इंडिया अलायंस का अगर शपथ लेता है तो उसको बधाई देते हैं मोदी, आपने देखा होगा। लेकिन नहीं भाई, कांग्रेस नहीं, विपक्षी दल नहीं, सब मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। हद हो गई। अरे किसी व्यक्ति ने इस देश में इतना बड़ा कारनामा कर दिया, इतिहास रच दिया और आप मुंह फुलाकर बैठे। आपके मुंह फुलाने से वो व्यक्ति क्या अपने पद से हट जाएगा? जनता उसको नकार देगी। सोचिए तो सही कम से। लेकिन दुनिया भर के नेताओं में मोदी को बधाई देने की रेस लगी हुई। इधर तो ये सब मुंह फुलाए बैठे, ये हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर से एक के बाद एक आज दिन भर बधाइयों का तांता चलता है। पहले आपको मैं बता दूं भाई कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी तक काम किया है उसकी वजह से हो रहा है। आज यह भी साबित हो गया कि मोदी ग्लोबल साउथ के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। मोदी को कौन कौन से देश के राष्ट्र प्रमुखों ने बधाई दी है और क्या क्या कहा है, आज आपको बताने। आपको यह भी बताऊंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां किसी भी नेता का औसत ग्लोबल रेशियो 10 साल है, वहीं मोदी करीब 25 साल से कैसे सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी अपनी लोकप्रियता गिरने नहीं दे रहे हैं बॉस। बल्कि जैसे जैसे मोदी की उम्र बढ़ रही है
और जैसे जैसे सत्ता के दिन बढ़ रहे हैं उनके, वैसे वैसे उनकी लोकप्रियता भी दुनिया भर में फैलती जा रही है। ऐसा करने वाले मोदी दुनिया के इकलौते लीडर बन गए। अब सोचिए कि अब कांग्रेस और मोदी विरोधी गैंग का क्या हो रहा है। क्या ही कर लेंगे, आज रात में नींद भी आएगी कि नहीं आएगी इन लोगों को। आखिर में आपको बताऊंगा कि आज पीएम मोदी ने जिस नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन नेहरू ने अपने 16 साल के कार्यकाल में कौन कौन से ऐतिहासिक गलतियां की हैं, जिसे सुधारने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन पहले एक फिल्म। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये एक नंबर नहीं है, इतिहास है। मोदी जी ने पूरे लोकतंत्र और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस उनको खत्म कर दिया। बहुत राजनीतिक जीवन में पीएम मोदी के इस कीर्तिमान, इस रिकॉर्ड पर दुनिया भर के नेता मोदी को भर भर के बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी के बधाई संदेशों के तांते लगे हुए, अटा पड़ा हुआ है, पटा हुआ है सोशल मीडिया। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मोदी ने कैसे लगातार 12 साल तक पीएम की कुर्सी संभालकर इतिहास रच दिया। दुनिया भर के कौन कौन सी दिग्गज हस्तियों ने मोदी को बधाई दी है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज केंद्रीय कैबिनेट में पीएम मोदी का कैसे भव्य स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी जैसे ही पहुंचे, वहां मौजूद सभी मंत्री अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से पीएम मोदी को इस नए रिकॉर्ड के लिए बधाई दी। और दूसरी तरफ पीएम मोदी को देखिए कि बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर पीएम मोदी अपनी टीम का ऐतिहासिक अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। बॉस, ये होता है लीडर जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बावजूद कैसे हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा है, कैसे अपने नेताओं, अपने सहयोगियों के सामने खड़े होकर नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कोई अकड़ नहीं है, कोई पर्सनालिटी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर इतना महान कार्य कर दिया। मतलब आप सोचिए कि 25 साल सत्ता के शिखर पर बिताने के बाद भी पीएम मोदी ने अपने भीतर न अहंकार को पनपने दिया और सत्ता का नशा तक हावी नहीं होने। इस कैबिनेट की बैठक में मोदी सबसे ज्यादा उम्र के नेता हैं, फिर भी उनके हाथ सभी मंत्रियों के आगे जुड़े रहे। अपनी इसी विनम्रता और आदर भाव की वजह से पीएम मोदी देश के 140 करोड़ लोगों के सीने में धड़कते हैं। पूछते हैं ना विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग और मोदी विरोधी गैंग के लोग कि मोदी में ऐसा क्या है, मोदी में ये है, देखिए, सीखिए। ये सीखने वाली बात कि कोई इस मुकाम पर पहुंचकर भी कैसे पेश आता है। आप देखिए जरा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी का ऐतिहासिक अभिनंदन कैसे किया। वो कहावत है ना कि जो पेड़ जितनी ज्यादा फलों से भरा होता है उतना ही झुका होता है, और जिस पेड़ पर फल ही नहीं लगते हो वो पेड़ तो अकड़ा हुआ ही होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, आप फिर से देखिए इस तस्वीर, हाथ जोड़कर कैसे सबके सामने, अपने मंत्रिमंडल, केंद्रीय कैबिनेट के सामने वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के इस मौके पर आज एनडीए की बैठक भी हुई। इस बैठक में एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर सवाल करते हुए कहा कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। गलत कहा क्या उन्होंने? 12 साल में जो कर दिया है
वो अब से दशकों तक जो सत्ता में सरकार में रहे वो क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं हो पाया, बताने वाला हूं आज आप। कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल की तुलना करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। उन्होंने क्या कहा, एक बार जरा सुनिए। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था। मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। पूरे देश दुनिया में आज मोदी मोदी हो रहा है बॉस। आज पीएम मोदी के इस नए रिकॉर्ड पर इंडी गठबंधन को कैसे सांप सूंघ गया है और कांग्रेस कैसे छाती पीट रही है, ये आपको बताऊंगा आपको। लेकिन पहले यह दिखा देता हूं कि पूरी दुनिया में कौन कौन से ग्लोबल लीडर मोदी को बधाई संदेश भेज रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई, जो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने कहा कि आज आप भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम बन गए हैं। भारत चांद पर उतरा नहीं, तारों को भी निशाना बना रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने कहा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने पर आपको बधाई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम माल्कम टर्बुल ने कहा कि भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। भूटान के पीएम शेरिंग ने लिखा है कि प्रिय मित्र, भाई और गुरु नरेंद्र मोदी को बधाई। इथोपिया के पीएम लिखते हैं कि प्रिय भाई नरेंद्र मोदी को बधाई, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के लिए सराहना। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने लिखा है कि प्रिय मित्र, मेरे मोदी को तीसरे कार्यकाल और भारत के सबसे लंबे पीएम बनने पर हार्दिक बधाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार ने लिखा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने पर आपको बधाई। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा है कि इस ऐतिहासिक मील के पत्थर पर हार्दिक बधाई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला ने लिखा है कि ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपको बधाई, मोदी व्यक्तिगत मित्र और भरोसेमंद सहयोगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने लिखा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने पर आपको बधाई। केन्या के राष्ट्रपति ने कहा है कि ऐतिहासिक मील के पत्थर पर आपको बधाई। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने लिखा है कि भारत के सबसे लंबे पीएम बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। मतलब पूरी दुनिया में मोदी 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 हो रहा है बॉस। मोदी को बधाई देने के लिए ग्लोबल लीडर्स के बीच रेस लगी हुई है कि कौन क्या लिख देता है। आप सोचिए, लेकिन यहां हमारे ही देश में विपक्षी पार्टी, मोदी विरोधी गैंग आज छाती पीट रहा है, आज अपना माथा हवा रहे हैं कि भैया क्या ही हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि नेहरू जी का रिकॉर्ड टूट गया। अरे कोई आया तोड़ दिया, कोई बाहर से थोड़ा ना आया है। नेहरू जी भी इसी देश के थे और मोदी भी इसी देश के हैं। तो अगर नेहरू जी के लिए आप खुशी मना सकते हैं तो मोदी के लिए क्यों नहीं मना सकते। एक तरफ भारत से लेकर दुनिया के कोने कोने से मोदी को बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन खुद अपने देश में विपक्षी कुनबा क्या कह रहा है, जरा वो भी देखिए। आप हैरान हो जाएंगे बॉस। अरे भाई, पीएम मोदी ने लगातार 12 साल पीएम की कुर्सी संभालकर अगर एक लोकतांत्रिक माइलस्टोन बना दिया है तो वो वाकई बधाई के पात्र है कि नहीं। और एक अच्छे लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी यही होती है कि विरोधी भी सत्ता पक्ष की ऐसे मौकों पर तारीफ करे, बधाई दे। लेकिन कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ऐसा हो कैसे सकता है। कांग्रेस को मिर्ची लगी हुई है
कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान आज दे दिए बॉस कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाए। कांग्रेस ने आज एक तस्वीर भी जारी जिसमें कांग्रेस ने क्या लिखा देखिए जरा कि कांग्रेस ने अपने सबसे महान नेता नेहरू का कद पीएम मोदी के सामने कितना ऊंचा दिखा। अरे क्या ये सब बनाने से कोई ऊंचा और नीचा हो जाता है? देखिए पीएम मोदी के रिकॉर्ड्स का मजाक बनाने के लिए सब किया है कांग्रेस ने। पीएम मोदी को नेहरू के सामने छोटा सा दिखाया, जबकि सच यह है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद, जो कद इसमें जवाहरलाल नेहरू का दिखाई दे रहा है, उससे एक दिन ऊपर हो गया। शायद इसलिए कांग्रेस को बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई दूसरी पार्टी का कोई नेता ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं कांग्रेस ने एक और तस्वीर जारी की है और दावा किया है कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। और इंडी गठबंधन के नेता कुछ बोले भी तो यह कि मोदी को इतिहास भुला देगा और नेहरू को हमेशा याद रखेगा। अब मोदी के बारे में ऐसी बात कोई कुंठा से ग्रस्त आदमी ही कर सकता है। भाई जिस आदमी ने 12 साल तक काम करके दिखाया है, 3 बार जनता ने जिसको चुना है, पार्टी के चुने हुए सांसदों ने जिसको अपना नेता चुना है, उसको देश भूल जाएगा, इतिहास भूल जाएगा। क्या गजब की बात करते। विपक्ष की इस सोच का जवाब बॉलीवुड से आया है। आप सुनिए कि बॉलीवुड ने इन नेताओं को कैसे जवाब दे दिया। वो जिस तरह से इस देश में नेहरू जी ने लोकतंत्र को उभारा, खड़ा किया, लोकतंत्र को एक ताकत दी, मोदी जी ने पूरे लोकतंत्र को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको खत्म कर दिया। मोदी ने बचाने की कोशिश की और मोदी ने खत्म कर दिया। नेहरू और मोदी जी की तुलना कभी नहीं हो सकती। मोदी को लोग भूलेंगे, नेहरू जी को नहीं भूल सकते। देश नहीं, पूरा विश्व मोदी को कभी नहीं भूलेगा, गांधी को नहीं भूलेगा, इंदिरा जी को नहीं भूलेगा। आप सोचिए कि कोई पार्टी के नेता इतने नकारात्मक, नेगेटिव कैसे हो सकते हैं कि किसी ऐतिहासिक दिन पर किसी को बधाई तक नहीं। आप सोचिए कि कोई विपक्ष ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो उसके लिए एक अच्छे शब्द और अच्छा बोल नहीं निकलता है उसके मुंह से। आप सोचिए। और इसीलिए जनता कहती है भाई कि ऐसा विपक्ष, अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है, कोई कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, तो 2 अच्छे लफ्ज नहीं निकलेंगे आपके मुंह से। कांग्रेस की नाराजगी का कारण सिर्फ यही नहीं है कि मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस को पिछले 12 साल से विपक्ष में बैठकर रहना पड़ रहा है, बिठाकर रख दिया है। यह उससे बड़ी परेशानी है, उससे बड़ा दर्द है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को इस बात की भी बड़ी गहरी पीड़ा है कि जो फैसले नेहरू ने अपने कार्यकाल में लिए, उसे एक एक करते मोदी ने कैसे ठीक कर दिया, पलटते चले गए। मोदी ने नेहरू की ऐतिहासिक गलतियों को चुन चुनकर सुधारा है, जिसकी जरूरत देश को थी। मोदी जी पकड़ लिए कि ये सब जो हुआ है ना, नेहरू जी के टाइम पर ये सब ठीक नहीं हुआ है देश के साथ। और धीरे धीरे देखिए एक एक करके मोदी जी ने कैसे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। आप देखिए कि नेहरू ने 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में इस संधि को निलंबित कर दिया। बोला कि नहीं, ये संधि नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि खून और पानी एक साथ थोड़ा ना बहेगा। और आज इसी वजह से पाकिस्तान एकदम बिलबिलाया हुआ है। नेहरू ने 1949 में संविधान में आर्टिकल 370 शामिल करके इसे एक नासूर बना दिया, जिसे 2019 में मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए खत्म करने का पूरा जो प्रावधान था, उसके जरिए उसको हटा दिया, खत्म कर दिया। बोला जैसे कश्मीर के लोग, वैसे बिहार के लोग, वैसे महाराष्ट्र के लोग, वैसे कन्याकुमारी के। एक देश में 2 कानून चलता है क्या? एक देश 2 विधान 2 संविधान होगा क्या? क्या क्या करके चले गए थे ये लोग, आप सोचिए जरा। नेहरू ने 1949 में अयोध्या विवादित ढांचे से मूर्तियां हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मोदी ने 2024 में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन करके उनके इस फैसले को भी गलत साबित कर दिया। जो देश दशकों से इंतजार कर रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, केंद्र में मोदी की सरकार आई और राज्य में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, पूरी ताकत लगा दी गई कि भाई साहब कैसे राम मंदिर बनेगा। जो केस दशकों से न्यायालय में रुका पड़ा था, कभी कभी तारीखें आती थी, उसकी सुनवाई तेज हुई।
उस पर फैसला आ गया। ये हुआ, ये बदला है 12 साल। नेहरू ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाने का विरोध किया था, लेकिन मई 2026 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का 75वां वर्ष मानकर पीएम मोदी ने नेहरू की उस सोच को भी गलत साबित कर दिया कि कोई पीएम सोमनाथ मंदिर नहीं जा सकता है, कोई पीएम चर्च जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, लेकिन मंदिर नहीं जा सकता। हद की बात। ये सेकुलर कंट्री है। आप कहते हैं कि सेकुलरिज्म है यहां, तो एक सेकुलर आदमी क्या ऐसा करेगा, कहेगा कि मंदिर में मत जाओ? ये सब चल रहा था। नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने की परमिशन दी, लेकिन अभी देखिए कि जनवरी 2026 में ही पीएम मोदी ने वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाने का ऐतिहासिक फैसला करीबा। और इस तरह से पीएम मोदी ने नेहरू की 5 बड़ी गलतियां, उनके द्वारा जो 5 भूल किए गए थे, जो आरोप लगता रहा है कि नेहरू के सारे भूल थे, उसको उन्होंने ठीक कर दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी यह मानते हैं कि नेहरू की गलतियों का अंजाम भारत आज तक भुगत रहा है। आप इसको ऐसे भी समझिए बॉस कि देश में बड़े बड़े क्रिकेटर रहे। आप सोचिए कि कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद अगर वैभव सूर्यवंशी आ गए और उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया तो लोग उसको बधाई नहीं देंगे, कहेंगे कि नहीं बहुत शानदार महान खिलाड़ी हो गया। लेकिन यहां ये लोग मानने को तैयार नहीं कि मोदी जी महान है, मोदी जी ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सांप सूंघ गया, कोई बोल नहीं रहा, और बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बुराई कर रहा है। आप देखिए कि 1947 में नेहरू करीब 16 साल, 1947 से अब तक प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, जबकि मोदी ने 12 साल ही पूरे किए हैं। आप देखिए कि नेहरू ने अपने 16 साल में क्या उपलब्धि हासिल की और मोदी के हिस्से में महज 12 साल में कौन कौन सी उपलब्धियां आ गई। आप गिनते जाइए, देखते जाइए, और अगली बार अगर कोई आपसे पूछ दे कि 12 साल और वो 16 साल बताइए, तो आप बता सकते। नेहरू ने 5 आईआईटी की स्थापना की, मोदी ने 8 नए आईआईटी बना दी, खोल दी। नेहरू ने 2 आईआईएम की स्थापना की, उसके नींव रखे, मोदी ने 8। नेहरू ने 16 साल में 1 एम्स बनाया, उसकी स्थापना की, तो मोदी ने 12 साल में 16 नए एम्स बना दिए बॉस। नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध बनाया, रिहंद बांध बनाया, और कुछ ऐसे और प्रोजेक्ट्स बनाए, तो पीएम मोदी ने अब तक 100 बड़े सिंचाई और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं, इन 12 सालों में बना दिए। बोले कि आप लोग तो दशकों तक करते रहे राज, कभी नेहरू जी, कभी इंदिरा जी, कभी राजीव जी, कभी दूसरे जी, हमारे बाकी जो प्रधानमंत्री थे सब रहे ना। लेकिन आप सोचिए कि 12 साल में इन्होंने जो कर दिया है, सबका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया है। हरिवंश सिंह मोदी की दूरदर्शिता और उनके अटल इरादों पर क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। शायद वो पहले राजनेता है जो इतने बड़े स्वप्नदर्शी और साथ ही उसको इंप्लीमेंट करने वाले, महज सपना नहीं, उस सपना को साकार करके यथार्थ प्रैक्टिकली धरती पर उतारने वाले वो अकेले राजनेता। तो इस तरह इतिहास में सपना बड़ा देखने वाला और उस सपना को साकार करके जमीन पर उतारने वाला कोई अगर राजनेता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी। इतने लंबे समय तक और यह लोकप्रियता लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनाए रखने वाले शायद वो पहले राजनेता। आज पीएम मोदी ने 5वां रिकॉर्ड बना दिया बॉस। इससे पहले पीएम मोदी ने पिछले 12 साल में 4 ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कभी कांग्रेसी नेताओं के नाम हुआ करते थे। इसमें से पहला रिकॉर्ड है भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर किसी नेता ने कितने दिनों तक हेड ऑफ गवर्नमेंट का रोल निभाया है। नरेंद्र मोदी पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि 7 अक्टूबर 2001 से 8 जून 2026 तक पीएम मोदी कुल 9013 दिनों तक, यानी कि 24 साल 8 महीने 2 दिन तक राज्य और केंद्र सरकार के हेड के तौर पर बने हुए। अब पीएम मोदी का दूसरा रिकॉर्ड देखिए। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। आज 8 जून तक उन्होंने पीएम की कुर्सी पर 4397 दिन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वो इकलौते गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का तीसरा रिकॉर्ड 2014 से पीएम मोदी ने अपनी अगुवाई में लगातार 3 आम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है और केंद्र में लगातार 3 बार उन्होंने अपनी सरकार बना ली।
नरेंद्र मोदी पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और तब से लेकर अभी तक का जो उनका सफर है वो चल रहा है बॉस, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे एक एक अपने तमाम पड़ावों को पार किया है वो भी गजब है, और कैसे उन्होंने वो मुकाम हासिल करे, वो रिकॉर्ड बना दिए हैं जो किसी और ने नहीं बनाया था बॉस। इसीलिए ना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई 12 साल में वो सब कर दिया जो कोई कर नहीं पाया अभी। लेकिन विपक्ष, मोदी विरोधी गैंग सब परेशान है, किसी को नींद नहीं आएगी आज रात को क्योंकि रिकॉर्ड टूट गया। पाठशाला में अब कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का चैप्टर। किसने रोका मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा जाने का रास्ता? कांग्रेस अब क्या करेगी, आगे क्या होने वाला है? कांग्रेस का वो भेदी जिसने मीनाक्षी नटराजन के साथ खेला कर दिया। नामांकन का सीक्रेट लीक वाला डबल गेम क्या है? मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव अब एक अलग ही मोड़ पर चला गया है, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए अपने विधायकों को हवाई जहाज में भर भर कर बेंगलुरु पहुंचा रही थी जो कांग्रेस, अब उनके उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। इस खबर के आने के बाद बहुत से कांग्रेस के नेताओं के नीचे से उनकी जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उन्हें तो चुनाव में जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन यहां तो नामांकन ही रद्द हो गया। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भोपाल से दिल्ली तक चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और साथ ही विरोध प्रदर्शन और धरने पर भी बैठे। कांग्रेस का आरोप है कि रिटर्निंग अधिकारी का फैसला पक्षपाती और अवैध है और बीजेपी के इशारे पर यह पूरा खेल रचा गया। दूसरी तरफ बीजेपी की दलील है कि नटराजन ने तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी अपने नामांकन पत्र में दी ही नहीं, इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों के तहत कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन ने केस से जुड़ी जानकारी क्यों छिपाई, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन वो शख्स है, कौन वो नेता है, कौन वो कांग्रेसी है जिसने इस केस की जानकारी बीजेपी को लीक कर दी, जिसका दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर टिकी हुई है कि अगर वहां से राहत नहीं मिली तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं? मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है। ये देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। जो यहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है ये घोर असंवैधानिक है। कांग्रेस के एमएलए गए ही नहीं थे, वो केवल नाटक कर रहे थे। मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही, लेकिन बीजेपी ने मीनाक्षी से जुड़े एक पुराने केस का खुलासा करके पूरा गेम पलट दिया। आप सोचिए कि 8 जून को मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल किया। 9 जून को नामांकन की जांच के दौरान भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी छिपा ली। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई। इसके बाद भोपाल और दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। आज कांग्रेस के कई सीनियर नेता मीनाक्षी नटराजन के साथ चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे और नटराजन का नामांकन फिर से बहाल करने की मांग रखी। कांग्रेस को उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयोग से मीनाक्षी नटराजन को राहत मिल सकती। एक बार सुनिए। हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा आप लोग? चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत पर्चा निरस्त किया गया है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो गई। हर बात में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है भाई इनके लिए। पहले जवाब दीजिए ना कि केस के बारे में जानकारी छुपाई कि नहीं छुपाई। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मिसाल दे डाली। बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने नामांकन में कोर्ट केस की एक अहम जानकारी छुपाई, तो ये साजिश कैसे हो गई? सही बात है ना कि अगर नहीं है मामला कोर्ट में तो वही बता दीजिए कि नहीं है, और अगर है तो छुपाई तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि कैसे छुपा ली भाई आप, क्योंकि जानकारी तो देनी होती है। बीजेपी की तरफ से पेश आपत्ति में कहा गया है कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है। इस प्रकरण में मीनाक्षी नटराजन अपना जवाब भी दाखिल कर चुके। इसके बावजूद राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल शपथ पत्र में इस मामले को उन्होंने नहीं बताया। बीजेपी ने इन तथ्यों को छिपाने का मामला बताते हुए नामांकन को रद्द करने की मांग की। दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोर्ट में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए। इसके अलावा मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं। ऐसे में बीजेपी की आपत्ति का कोई कानूनी आधार है ही नहीं। इसके पीछे बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस के एमएलए गए ही नहीं थे, वो केवल नाटक कर रहे थे। कांग्रेस की पोल खुल गई, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे राज्यसभा की सीट पाने के लिए, और इस षड्यंत्र का शिकार वो मीनाक्षी नटराजन को कर गए। और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया, और कांग्रेस पार्टी को उनसे जवाब पूछना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो, और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब एक बार वो पूरा मामला आपको बता देता हूं जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन को लेकर अभी इतना बवाल हो गया है, विवाद हो गया है, और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। साल 2022 में तेलंगाना की पूर्व कांग्रेस महिला नेता श्रीलता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेता कुंभम शिवकुमार रेड्डी पर प्रताड़ना और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी हैं, इसीलिए श्रीलता ने इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। श्रीलता का यह भी आरोप है कि मीनाक्षी ने आरोपी शिवकुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण भी दे दिया। इसके बाद गवाह और सबूत की कमी के कारण पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन श्रीलता ने सितंबर 2025 में हैदराबाद की एक कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। इसमें आरोप लगाया गया कि मीनाक्षी नटराजन सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने शिकायत की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। इस पर कोर्ट ने BNSS की धारा 223 के तहत मीनाक्षी सहित दूसरे प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया। मीनाक्षी नटराजन ने 25 अक्टूबर 2025 को अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। अब कांग्रेस का तर्क है कि यह कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट है। इसका नामांकन पत्र में खुलासा करना जरूरी नहीं। सुनिए। जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है, ये घोर असंवैधानिक है, और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। और इसमें ये भी बात साफ है कि अनेक प्रकरण हैं जहाँ इस प्रकार के प्रकरणों को अनदेखा किया गया है, लेकिन यहाँ पर FIR दर्ज नहीं है, केस दर्ज नहीं है, उसके बाद भी उसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने विरोध की लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़नी शुरू कर दी है। आज भोपाल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास शुरू करके अपना विरोध दर्ज कराया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी धरने में शामिल हुए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग से बात नहीं बनी तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए कि भोपाल से हमारे संवाददाता मकरंद काले ने इस पर जो रिपोर्ट भेजी है उसमें क्या। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये पूरा एक सीट चोरी का षड्यंत्र है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यहां पर उपवास चल रहा है। ये एक दिन का उपवास
बीजेपी सरकार के दबाव में जिस तरह से नामांकन निरस्त किया गया है उसके खिलाफ रखा गया है और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं इस समय पहुंचे हुए हैं। उमंग सिंगार, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यहाँ तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं और अपना विरोध यहाँ दर्ज करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की गई है और जो तमाम नेता हैं उनका आरोप यही है कि एक षड्यंत्र के तौर पर एक तरफ कांग्रेस के नेता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़े केस की जानकारी एक कांग्रेसी नेता ने ही उन्हें दी थी। इस जानकारी के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है कि आखिर वो कौन भेदी है जिसने ये जानकारी बीजेपी को जाकर लीक कर दी। हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ से आए? हमारे तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी। हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये अब बीजेपी की बात अगर आप मान लें तो कांग्रेस के लिए और बुरी स्थिति है कि उनके घर का ही कोई नेता बीजेपी को जाकर संदेश पहुंचा देता है और कहता है कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। गजब है। उम्मीदवार के जानकारी छुपाने या बताने को लेकर चुनाव आयोग की क्या गाइडलाइंस है? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को अपनी उम्र, शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें सभी तरह के लंबित आपराधिक मामले और जिनमें सजा हो गई है उनका पूरा विवरण रिटर्निंग ऑफिसर को देना जरूरी है। पार्टियों को अपनी वेबसाइट में इन विवरणों को सार्वजनिक करने के साथ टीवी और अखबार में ज्ञापन देना भी जरूरी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म C6, C7, C8 और CA जारी किए हुए हैं। चुनाव आयोग ने 19 मार्च 2019 को सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर सवाल की पूरी लिस्ट जारी की। इसमें सवाल नंबर 8 के जवाब के अनुसार जिन मामलों में सिर्फ FIR दर्ज हुई है उसका पूरा विवरण देना जरूरी है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर किसी प्रत्याशी ने सही जानकारी नहीं दी या छिपाई तो चुनाव के परिणाम के बाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ चुनाव याचिका दायर हो सकती है। गलत या अधूरी जानकारी के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेज सकता है जिससे प्रत्याशी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जा सके। आज इस मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनाव आयोग कांग्रेस के पक्ष में फैसला कर सकता है। बहुत अच्छे से सुना और अच्छे वातावरण में सुना और कहा कि हम शीघ्र इस पर निर्णय देंगे। हमको न्याय की उम्मीद है चुनाव आयोग। सर, ये हैरान कर देने वाला था कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर उसको मुकदमा मान लेना। मुकदमा ही नहीं था। उनको तो कुछ डिस्क्लोजर की जरूरत ही नहीं थी और इसलिए हमने जब उनको हिंदी का जो ऑर्डर पढ़ा के समझाया कि इस ऑर्डर को किस तरह से आप सस्टेन करेंगे तो उन्होंने सुना, बहुत अच्छे से। सर, अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती थी सुप्रीम कोर्ट जाने का? देखिए, हमको उम्मीद है, खुद इस बात को लेकर उम्मीद है। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा 28 साल बाद फिर कांग्रेस में मिल जाएगी टीएमसी। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मीटिंग में क्या हो, डील फाइनल हो गई क्या? ममता बनर्जी के टीएमसी से आज कौन कौन सी बागी हो गए और कितने सांसदों ने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया? टीएमसी सांसद ने गिना दी पूरी लिस्ट ममता बनर्जी की गलतियों की फहरिस्त जिससे पार्टी में हुई बगावत। पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान जिस खेला की बात हो रही थी वो असली खेला तो अब शुरू हुआ है, लेकिन इस खेल से बीजेपी पूरी तरीके से बाहर हो गई और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी इस खेल में फुटबॉल बन गई। एक महीने में ही यह हालत हो गई है कि मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 3 टुकड़े होने वाले। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद ममता के 80 में से 64 विधायकों ने पहले ही किनारा कर लिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर बागी विधायकों का कब्जा हो गया। अब लोकसभा के 20 सांसदों ने भी स्पीकर को चिट्ठी सौंप दी। राज्यसभा के भी 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। कई और सांसद इस्तीफा देने की कतार में खड़े हैं बताया जा रहा है। अब टीएमसी का तीसरा पाला बचा हुआ जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ उनके वफादार कुछ नेता बचे हुए। तो क्या टीएमसी का गेम ओवर हो गया है या टीएमसी से ही ममता बनर्जी की छुट्टी हो जाएगी? इसी उधेड़बुन में ममता बनर्जी अपनी सियासी जमीन बचाने की आखिरी कोशिश करती हुई नजर आ रही। लेकिन एक बात तो तय है बॉस कि टीएमसी अब वैसी नहीं रहेगी जैसा ममता बनर्जी की टीएमसी हुआ करती, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं उसके बाद टीएमसी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।
क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं? क्या टीएमसी के बागी सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या टीएमसी के बागी विधायक ममता बनर्जी से टीएमसी को छीन लेंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टीएमसी के सांसद दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। उधर ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं कि वो बंगाल में सरकार के साथ मिलकर काम करें। इधर ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक कैसे उथल पुथल मची हुई है, आज ही आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। 20 एमपी लोकसभा का नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा का 2 रिजाइन कर चुके हैं। कुछ भी होगा, बंगाल के सारे कांग्रेस पार्टी के आम वारकार, ये जो भी है सबको संज्ञान में लेते हुए ही करेंगे। आप सोचिए कि जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने दम पर खड़ा किया, जिस पार्टी को ममता बनर्जी का चेहरा कहा जाता रहा है, जिस पार्टी की बदौलत ममता बनर्जी ने 15 साल तक सत्ता चलाई, आज उसी पार्टी को बचाने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली तक दौड़ लगा रहे। कहा जा रहा है कि विधायकों और सांसदों की बगावत के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। आप देखिए कि ममता बनर्जी दिल्ली में पिछले 2 दिन में 2 बार सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं। 8 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी गर्मजोशी से गले मिलते हुए नजर आए। अगले दिन मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर पहुंचकर खास मुलाकात की और आज सुबह ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंच गए। कितना उथल पुथल चल रहा, क्या चल रहा होगा। आप सोचिए कि ममता बनर्जी जो एकमात्र टीएमसी की प्रमुख हुआ करती थी, आज कैसे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात दिल्ली के 10 जनपद आवास पर हुई। करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात के बाद कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें और तेज हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में टीएमसी के विलय का प्रस्ताव सोनिया गांधी ने दिया है। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को विलय के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी दिया। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस महासचिव का पद और बंगाल कांग्रेस की कमान देने के दावे सामने आए। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में विलय के लिए टीएमसी ने भी शर्त रखी है। मांग की है कि कांग्रेस ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजे और फिर ममता को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाए। दिल्ली में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, उसकी तस्वीर भी कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन दोनों ही तरफ से अभी इस डील को लेकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सुनिए कि टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं ने इस सवाल पर क्या कहा है। इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। दिल्ली में क्या मीटिंग चल रहा है उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। ये इंडिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था और उसके बाद थोड़ा फॉलो अप मीटिंग्स वो दोनों पार्टी का हो सकता है और हो रहा है। तो सोनिया जी कांग्रेस का लीडर है, ममता जी हमारा लीडर है, तो राहुल जी उनका लीडर है, अभिषेक हमारा लीडर है। तो वो लोग क्या मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो एक पार्टी के नेता, ये एक पार्टी के नेता, किसी से अगर बात होगी तो इसमें कोई तो हर्जा नहीं, ये तो चलते रहते डेमोक्रेसी में। लेकिन कहाँ मार्जर होती है, कहाँ एक्विजिशन होती है, इस संदर्भ पे मुझे जरा सा भी भड़क तक नहीं है, तो मैं इस मुद्दे पे क्या कह सकते। लेकिन ये भरोसा जरूर है, जो कुछ भी होगा बंगाल के सारे कांग्रेस पार्टी के आम वारकार, ये जो भी है सबको संज्ञान में लेते हुए ही करेंगे। हालांकि टीएमसी के बागी विधायकों ने साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस में पार्टी का विलय होता है तो वो लोग कहीं नहीं जा रहे, यानी कि ममता बनर्जी की डील फाइनल भी हो जाती है तब भी उनके सामने कई मुश्किलें। सुनिए बंगाल के नेता विपक्ष ऋताव्रता बनर्जी ने क्या कहा। हम लोग तो नहीं जा रहे, तो कौन जा रहा है? एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, 20 एमपी लोकसभा का नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा का 2 रिजाइन कर चुके हैं और भी रिजाइन करेंगे जहां तक मैं सुन रहा हूं। यहाँ 64 एमएलए तो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, तो एमपी नहीं जा रहे हैं, एमएलए नहीं जा रहे हैं, जहां तक मुझे मालूम है म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं जाएगा, जिला परिषद भी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? हम लोग कांग्रेस के साथ कोई मार्जर का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस के साथ मार्जर का। आज ममता बनर्जी को उसी कांग्रेस से आस है जिसने अलग होकर
उन्होंने टीएमसी की नींव रखी। आप देखिए कि ममता बनर्जी का कांग्रेस से रिश्ता 1970 के दशक में था। उन्होंने 26 साल तक कांग्रेस की सदस्यता निभाई, लोकसभा सांसद बनी और केंद्र में मंत्री भी बनी। लेकिन 1990 के दशक के अंत में बंगाल कांग्रेस में आंतरिक कलह शुरू हो गई। वामपंथी शासन के खिलाफ ममता बनर्जी के कांग्रेस लीडरशिप से मतभेद उभर कर सामने आए। ममता आरोप लगाती रही कि बंगाल कांग्रेस सीपीएम की गुलाम बन गई है और राज्य में वामपंथियों को चुनौती देने की बजाय समझौता कर रही है। 9 अगस्त 1997 को कोलकाता में कांग्रेस कमेटी का पूर्ण सत्र चल रहा था, जिसमें ममता बनर्जी को निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने एक विशाल जनसभा की और तृणमूल कांग्रेस के गठन की घोषणा कर दी। तब जलवा हुआ करता था एकदम। ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाने के बाद जो चाहा पश्चिम बंगाल में किया, लेकिन 22 दिसंबर 1997 को कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो तृणमूल कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़े। 1 जनवरी 1998 को चुनाव आयोग ने इसे आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की अटकलों के बीच अब ममता बनर्जी को नसीहत देने वालों की भी कमी। शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टियों को एक साथ आगे आ जाना चाहिए। ये शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के झंडे के नीचे आकर सभी दलों को बीजेपी से लड़ना चाहिए। अब सोचिए कि इंडी अलायंस यानी कि इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया बीजेपी से लड़ने की। अलग अलग पार्टी एक मंच पर, एक टेबल पर बैठकर बीजेपी से लड़ती रही। अब वो काम भी नहीं हो रहा है। तो क्या संजय राउत ये कहना चाहते हैं कि सभी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाए, विलय हो जाए सबका, और तब लड़ लेंगे मोदी से? ये पहली बार नहीं है। वैसे ममता बनर्जी को लेकर आपको बता दूं कि कांग्रेस की जरूरत उन्हें पड़ी। 2001, 2009 और 2011 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। वो भी तब जब दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन का हिस्सा थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि भाई ये सभी इंडी गठबंधन के बैनर तले क्यों आए, कि मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने कैसे ममता बनर्जी को लेकर पानी पी पी कर उस वक्त बयान दिए थे जब चुनाव चल रहा था, जब कांग्रेस कह रही थी कि टीएमसी हमारी कोई नहीं, टीएमसी कह रही थी कि अगर इधर टेबल पर साथ में बैठ गए तो भगा देंगे बंगाल से। मतलब इतना सब कुछ चल रहा था बंगाल में। लेकिन अब देखिए कि ममता बनर्जी कांग्रेस के द्वारे खड़ी। एक बार राहुल गांधी क्या कह रहे थे उस वक्त, सुनिए। भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। ये पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त का बयान है राहुल गांधी का। आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त राहुल गांधी क्या कह रहे थे, बोल रहे थे, और अब ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के यहां दौड़ लगा। आज ही ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग गया बॉस। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने संसद की सदस्यता और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से भी मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लग गई कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ममता बनर्जी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सुनिए कि सुष्मिता देव ने क्या कहा। मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है, हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ प्रेस मीट। और आज टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट भी सामने आ गई जिन्होंने दस्तखत किए हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम आपको बताऊं कौन सा है? सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान। ये 3 नाम ऐसे इस लिस्ट में सामने आ गए, दिख गए, जिसको देखकर लोगों ने कहा कि क्या ये ऐसा भी हो सकता है? सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, ये भी टीएमसी छोड़ देंगे। लेकिन हो गया बॉस। सायोनी घोष टीएमसी की फायर ब्रांड नेता रही हैं। वो जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। तेज तर्रार इतनी कि ममता बनर्जी से उनकी तुलना की जाने लग गई।
विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर निकली। बताया जा रहा है कि सायोनी घोष की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह उन्हें पार्टी नेतृत्व से समर्थन नहीं मिलना। असल में सायोनी चुनाव प्रचार के समय विपक्ष के निशाने पर आई तो उनके साथ कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी ने इसी साल सायोनी घोष को पार्टी की युवा इकाई टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी का पार्टी में विरोध हो रहा है, उससे भी सायोनी घोष खुद को अलग करना चाहती हूं। सुनिए कि टीएमसी की बागी विधायक शताब्दी रॉय ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से नाराजगी की कितनी वजह गिना दी। For more such informative videos, like, share and subscribe to ET Now Swadesh.